प्रिय दर्शकों, वैश्विक राजनीति में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं वैश्विक राजनीति। दोस्तों, यूक्रेन ने द्नीप्रोपेत्रोव्स्क प्रांत में 100 से अधिक दिनों की लड़ाई के बाद 5 गांवों को मुक्त कराने का रिकॉर्ड बनाया। सासुगा, तेजी से कब्जा, तेज जीत। पर यह कैसी तेजी है जो 100+ दिन में भी खत्म नहीं हुई। मॉस्को, यूक्रेनी मिग 29 लड़ाकू विमान ने सटीक अग्नि प्रहार से खेरसोन में रूसी कमांड पोस्ट को मिटा दिया। रूस की सावधानी भी कमाल की है। वही पुरानी जगह फिर से चुनते हैं ताकि फिर से वही सबक मिल जाए। नदी पार करने की रूसी कोशिश नाकाम हुई। नाव धारा के बीच ही नष्ट कर दी गई। ओत सुकरे सामा, नदी पार करना जैसे रिहर्सल हो। नाव पर चढ़े और दूसरी तरफ खबर बनकर पहुंचे। यूक्रेन की नई 27 परत वाली रक्षा रेखा, विशेष रूप से मजबूत स्टील वॉल ने रूसी हर थुफों को रोक दिया। रूस की थुफों की जिद तो वाकई काबिल ए तारीफ है। बस हर बार सबसे कठिन जगह पर जाकर फिर वहीं ठिठक जाते हैं। पोक्रोव्स्क में गतिरोध के बाद रूस ने हमला मिर्नोहराद की ओर मोड़ा। डोनबास का मैदान जंग गर्म हुआ। यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के 4 समुद्री क्षेत्रों में रूस के शैडो फ्लीट को डुबोया। उत्तर कोरिया ने नए गुप्त हथियारों के साथ परमाणु पनडुब्बी विकसित करने का दावा किया। रूस ने 5वीं पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बी विकसित करने की पुष्टि की। समुद्र तल के नीचे रणनीतिक दौड़ शुरू हुई। यूक्रेन ने द्नीप्रोपेत्रोव्स्क प्रांत में 100 से अधिक दिनों की लड़ाई के बाद 5 गांवों को मुक्त कराने का रिकॉर्ड बनाया। द्नीप्रोपेत्रोव्स्क प्रांत में 5 गांवों को मुक्त कराने का अभियान 100 से अधिक दिनों तक चला और 2025 की शरद ऋतु के दौरान लगातार जारी रहा, जिसमें 20वें थल सेना कोर का प्रत्यक्ष समर्थन था। यह इस क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक चलने वाले जवाबी हमलों में से एक था, जिसमें मोर्चा संभाले रखने की क्षमता, इकाइयों के बीच कड़ा समन्वय और रूसी पक्ष के लंबे दबाव वाले हमलों के सामने यूक्रेनी सैनिकों की बड़ी सहनशक्ति की आवश्यकता पड़ी। पूरे अभियान के दौरान 225वें स्वतंत्र आक्रमण रेजिमेंट के लड़ाके, विशेषकर 3वें आक्रमण बटालियन ने अग्रिम मोर्चों पर दृढ़ता से डटे रहकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने केवल रक्षा ही नहीं की, बल्कि लगातार जवाबी कार्रवाइयां की। चरणबद्ध तरीके से शत्रु बलों को घेरा, प्रमुख ठिकानों को नष्ट किया और प्रत्येक रिहायशी क्षेत्र पर व्यवस्थित ढंग से नियंत्रण वापस लिया। इस अभियान के परिणाम ने सीधे तौर पर उन प्रगति को उलट दिया जिनका दावा रूस ने इसी वर्ष सितंबर में किया था। 5 गांवों में जीत केवल सामरिक महत्व की नहीं थी, बल्कि नोवोपावलिवका फ्रंट की व्यापक स्थिति पर भी गहरा असर डालती है, जहां रूस थुफों की उम्मीद लगाए बैठा था। दिसंबर की शुरुआत तक यूक्रेन द्वारा लांगते तय गांव को फिर से कब्जे में लेना इस वास्तविकता को और मजबूत करता है कि इस क्षेत्र में कीव का जवाबी अभियान गहराई वाला और अच्छी तरह तैयार किया गया था। 100 से अधिक दिनों की कठोर लड़ाई के बाद 5 गांवों की सफल मुक्ति यूक्रेनी सेना की टिकाऊ युद्ध क्षमता, ऊंचे मनोबल और बढ़ती प्रभावी समन्वय क्षमता को दर्शाती है। यह स्पष्ट पुष्टि है कि द्नीप्रोपेत्रोव्स्क दिशा में यूक्रेन के जवाबी प्रयास रूस की रणनीतिक गणनाओं को चरणबद्ध तरीके से तोड़ रहे हैं। यहां तक कि उन इलाकों में भी जहां मॉस्को को लगता था कि उसके पास पहल पूरी तरह सुरक्षित है। हां, पूरी तरह सुरक्षित, इतनी सुरक्षित कि कब हाथ से निकल गया पता ही नहीं चला। यह भी एक खास हुनर है। यूक्रेनी मिग 29 लड़ाकू विमान ने सटीक अग्नि प्रहार से खेरसोन में रूसी कमांड पोस्ट को मिटा दिया। यूक्रेनी वायुसेना के मिग 29 के उन्नत MU-1 संस्करण ने उच्च सटीकता वाला हवाई प्रहार किया, जिसमें फ्रांस प्रदत्त AASM हैमर मार्गदर्शित बम का उपयोग करके रूसी कमांड पोस्ट और पर्यवेक्षण चौकी को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।
यह लक्ष्य रूसी सैनिकों के कब्जे में था और द्नीप्रो नदी के डेल्टा क्षेत्र में द्वीपों की ओर बल तैनात करने की तैयारी कर रहा था। यह हवाई हमला 25 दिसंबर को ओलेश्की खेरसोन प्रांत में स्थित एक सैन्य सुविधा पर किया गया। ऊपर से ली गई तस्वीरों में एक बड़े विस्फोट का संकेत मिलता है जो एक रणनीतिक संरचना के पास हुआ और इसकी पुष्टि करता है कि रूसी कमांड पोस्ट सीधे निशाने पर लगी, जिससे इस इलाके में कमान नियंत्रण क्षमता पूरी तरह पंगु हो गई। ध्यान देने योग्य है कि यह इस वर्ष की शुरुआत से लगातार छठी बार था जब यूक्रेन ने उसी स्थान पर हमला किया जिसे पहले ही नष्ट किया जा चुका था। पहले के हमले अप्रैल, मई और अक्टूबर में हुए थे, जो दर्शाता है कि रूस बार बार ढहे हुए बुनियादी ढांचे को सैन्य उद्देश्य से फिर उपयोग करने की कोशिश करता रहा। बहुत ऊंचे जोखिम के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि यूक्रेन ने इस क्षेत्र को लंबे समय से चिन्हित कर रखा था। जिस जगह पर पहले से मार्क लगा हो वहीं कमांड पोस्ट फिर खड़ा करना, यही तो रूसी आत्मविश्वास है ना? AASM हैमर मार्गदर्शित बम जो फ्रांस ने 2024 से उपलब्ध कराया, यूक्रेनी विमानों को 70 किमी तक की दूरी से GPS या लेजर मार्गदर्शन द्वारा लक्ष्य पर प्रहार करने देता है। इससे यूक्रेनी वायुसेना बिना पास गए ही दुश्मन की किलेबंद अवस्थाओं को नष्ट कर सकती है, बंदरा हत्या करती है और हवाई अभियानों की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। भले ही उपग्रह चित्रों के आधार पर लक्ष्य की सटीक स्थिति पर कुछ शंकाएं उठी हों, युद्ध क्षेत्र की वास्तविकता बताती है कि पहले से नष्ट स्थानों पर टिके रहने की रूसी जिद की कीमत भारी पड़ी है। यह हमला सख्त संदेश देता है कि द्नीप्रो डेल्टा क्षेत्र में रूसी पक्ष द्वारा मोर्चा बहाल करने की हर कोशिश पकड़ी जाएगी और सुरक्षित दूरी से सटीक अग्निशक्ति द्वारा जवाब दिया जाएगा और इसकी लागत लगातार बढ़ती जाएगी। नदी पार करने की रूसी कोशिश नाकाम हुई, नावधारा के बीच ही नष्ट कर दी गई। 24 दिसंबर को 81वें स्वतंत्र एयर असॉल्ट एयरबोर्न ब्रिगेड के यूक्रेनी पैराट्रूपर्स ने एक रूसी नाव को तब नष्ट कर दिया जब विरोधी पक्ष सिवेर्स्की डोनेट्स नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। इकाई के अनुसार रूसी बल सैनिकों को दूसरी ओर उतारकर ठिकाने पर कब्जा करना चाहते थे, मगर लक्ष्य समय रहते पकड़ लिया गया और सटीक रूप से निशाने पर लिया गया। नाव नदी के बीच ही नष्ट हो गई और साथ ही किनारे पर छिपने की कोशिश कर रहा एक रूसी सैनिक भी मारा गया। ब्रिगेड ने बताया कि इस क्षेत्र में लड़ाई अब भी अत्यंत तीव्र है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद यूक्रेनी सेना आधुनिक तकनीक और घनिष्ठ समन्वय वाले अभियानों के जरिए रूस की गतिशील चालों को लगातार विफल कर रही है। यूएवी, ड्रोन नियंत्रण करने वाले किप टीम और अग्रिम मोर्चे की इकाइयों के बीच तालमेल यूक्रेन को हर परिदृश्य में विरोधी पर वार करने देता है, चाहे रूस अपनी रणनीति कैसे भी बदले। इससे कुछ समय पहले 40वीं तटीय रक्षा ब्रिगेड के यूक्रेनी मरीन ने भी द्नीप्रो नदी पर रूस की एक लैंडिंग कोशिश रोक दी थी और यूक्रेनी ठिकानों की ओर बढ़ रही असॉल्ट टीम को ले जा रही नाव को नष्ट कर दिया था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि नदियां रूस के लिए अब शॉर्टकट नहीं रहीं, बल्कि यूक्रेन की सटीक आग के नीचे घातक जाल बनती जा रही हैं। शॉर्टकट तो है, बस सच में कट हो जाता है। धारा के बीच पहुंचे और स्क्रीन काली। यूक्रेन की नई 27 परत वाली रक्षा रेखा, विशेष रूप से मजबूत स्टील वॉल ने रूसी हरथूफों को रोक दिया। यूक्रेन की नई रक्षा रेखा को विशेष रूप से मजबूत और भरोसेमंद माना जा रहा है। दोपिलिया के पास रूसी थुफों को सफलतापूर्वक रोकने और तेजी से पूरे क्षेत्र की स्थिति बहाल करने के बाद यूक्रेनी सेना ने एक मूलभूत सबक निकाला। रक्षा रेखा को बिल्कुल सतत होना चाहिए। जंगल के किनारे या नदी के पास भी कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जा सकती। यही सिद्धांत अब एक ऐसी निरंतर
बंद और पहले से कहीं अधिक कठिन भेदी रक्षा प्रणाली को आकार दे रहा है। ओपन सोर्स शोधकर्ता OSINT एनगेमिन ने उपग्रह चित्रों, तस्वीरों और वीडियो के आधार पर यूक्रेन की नई रक्षा रेखा के निर्माण का विश्लेषण किया और सकारात्मक निष्कर्ष दिए। उनके अनुसार रक्षा रेखा से बाहर निकलने के मार्गों की संख्या न्यूनतम कर दी गई है। कुछ 16 किमी लंबे हिस्सों में केवल 2 निकास मार्ग हैं, जिससे थूफो अत्यंत कठिन हो जाता है। सैन्य संरचना को पैदल सेना और 72 बंद वाहनों दोनों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 21 कतारें कांटेदार तार, 3 एंटी टैंक खाइयां और कंक्रीट की 3 ड्रैगन टीथ बाधाएं। केवल इस बहुस्तरीय प्रणाली को पार करना ही आक्रमणकारी इकाइयों के लिए लगभग असंभव पहेली है। विश्लेषण के अनुसार इस समय एकमात्र अधूरा हिस्सा जापोरिजिया क्षेत्र में है, जहां यूक्रेन निर्माण तेज कर रहा है, जबकि रूसी बल परियोजना के पूरी तरह बंद होने से पहले थूफो की कोशिश कर रहे हैं। सबसे संवेदनशील बिंदु वे सड़कें हैं जो रक्षा प्रणाली के भीतर से गुजरती हैं, जो रसद और पीछे हटने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए यूक्रेनी सेना जानबूझकर इन मार्गों पर अग्नि शक्ति केंद्रित करती है, क्योंकि यही रूसी हमले की परिचित दिशा होती है। माजिया बर्स्ट ब्रिगेड के हालिया वीडियो दिखाते हैं कि यह रणनीति रूसी बलों को कितना भारी नुकसान पहुंचाती है। मोलिन ने यह भी जोर दिया कि पीछे की ओर रक्षा स्थितियां अच्छी तरह छलावरण की गई हैं, जो पैदल सेना और नियंत्रण के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करती हैं। जनशक्ति की कमी के बावजूद यह किलेबंदी प्रणाली यूक्रेन को कम बल के साथ भी मोर्चा थामे रखने देती है, क्योंकि रक्षा रेखा में गहराई और परस्पर जुड़ाव मौजूद है। समग्र रूप से नई डोनबास रक्षा रेखा, जो डोनेत्स्क, खार्किव और जापोरिजिया तक फैली है, दिखाती है कि यूक्रेन ने कड़वे अनुभवों को एक आधुनिक, बंद और गहराई वाली रक्षा प्रणाली में बदला है, जहां विरोधी का हर मीटर आगे बढ़ना बहुत महंगा पड़ता है। आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ें, बस बिल सीधे मॉस्को को जाएगा, रिफंड नहीं मिलेगा। पोक्रोव्स्क में गतिरोध के बाद रूस ने हमले का रुख मिर्नोहराड की ओर मोड़ा और डॉनबास का युद्ध क्षेत्र और अधिक गर्म हो गया। पोक्रोव्स्क पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल न कर पाने के कारण रूसी सेना को अपनी आक्रामक दिशा में बदलाव करना पड़ा और उसने पास के मिर्नोहराड को अपना नया केंद्र बना लिया। यूक्रेनी आकलन के अनुसार मॉस्को इस समय मिर्नोहराड के आसपास लगभग 10 लड़ाकू इकाइयां तैनात कर रहा है, ताकि नया थूफो बनाया जा सके, क्योंकि पोक्रोव्स्क में उसकी पिछली कोशिशें लगातार कड़े प्रतिरोध से टकराती रहीं। 24 दिसंबर को यूक्रेनी बलों ने रक्षा स्थानों को बनाए रखा और डोनेस्क प्रांत के BRS तथा माइनोहराड क्षेत्र में रूसी पक्ष के कई हमलों को पीछे धकेल दिया। यूक्रेन के पूर्वी ऑपरेशनल समूह के कमान के अनुसार रूसी सेना को जनशक्ति और उपकरण दोनों में काफी नुकसान हुआ, जबकि यूक्रेनी इकाइयों ने जमीनी स्तर पर कुछ सीमित स्थानीय प्रगति भी की। कई वर्षों से व्यापक आक्रमण चलाते हुए रूस ने हमेशा डॉनबास पर कब्जा करने को प्राथमिकता दी है। पूरे मोर्चे में पोक्रोव्स्क और मिर्नोहराड का शहरी समूह महीनों से सबसे तीव्र और लगातार जमीनी हमलों का केंद्र रहा है। 24 दिसंबर के अंत में पूर्वी ऑपरेशनल समूह के कमान ने बताया कि यूक्रेनी इकाइयों ने पोक्रोव्स्क के मध्य क्षेत्र में रूसी हमले के रास्तों को रोक दिया और साथ ही शहर के उत्तरी किनारे पर नियंत्रण बनाए रखा। पूरे पोक्रोव्स्क मिर्नोहराड क्षेत्र में यूक्रेन की रक्षा पंक्ति पहल बनाए हुए है, जिससे रूसी सेना को बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। मिर्नोहराड में यूक्रेनी इकाइयां शहर के बाहरी रक्षा घेरे को कसकर थामे हुए हैं और जैसे ही रूसी सैनिक पास आते हैं, उन्हें लगातार युद्ध से बाहर कर देती हैं। पोक्रोव्स्क में लक्ष्य हासिल न होने के बाद रूस ने मिर्नोहराड पर दबाव बढ़ाया
और इस क्षेत्र में लगभग 10 इकाइयां केंद्रित की। इस खतरे के जवाब में यूक्रेनी कमान ने शहर की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए